हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं और जो बच्चा अभी नया आया है बेटा, आज कल में ही जो प्लेटफॉर्म पे आया है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि बेटा अभी हम जो स्टार्ट किए हुए हैं इस बैच का नाम है आरएम बैच। और इस आरएम बैच का आज आपका ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर के अंदर हम कुलाम्स लॉ, उससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पोर्शन और कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो हम बेटा आपका पिछले लेक्चर के अंदर हम चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अपन आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। तो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी बच्चे बेटा हेडिंग लगाएंगे कुलाम्स लॉ। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कुलाम्स लॉ क्या है ना, व्हाट इज कुलाम्स लॉ। तो देखो भाई, कुलाम्स लॉ क्या बताता है, आपके पास दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसके बारे में बताता है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, इस आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या भी होगा बेटा, डायरेक्शन भी होगा। तो कुलाम्स लॉ जो है हमें उन दोनों ही के बारे में बताता है। तो लिखते हैं बेटा अपन, तो क्या बोलते हैं आपके पास ये, इट स्टेट्स अबाउट द मैग्नीट्यूड, it states about the magnitude and direction of the force between two point charges। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि बेटा आपके पास दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, सिर्फ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स बताते हैं। अब क्या क्या इन्होंने बताया, तो वो इन्होंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताया। तो अपन इनका पहला पॉइंट लिखते हैं। ये बोलते हैं कि फोर्स is directly proportional to the product of the magnitude of charge, product of the magnitude of the charge। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि अगर हम लेके चले कि भाई आपके पास एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज बेटा कोई आपके पास ये है, ठीक है, ये किसी दूरी पर रखे हुए हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम बी स्मॉल आर, आप कुछ भी ले सकते हो। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना ले लिया अपन, Q1 Q2, इसको आप प्लस माइनस लो, माइनस प्लस लो या माइनस माइनस लो, वो हमारे पास ऑप्शन है। अब क्या बोलते हैं कि जो फोर्स है इनके बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो मतलब कि जो उनका पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स रही होगी, तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। तो ये तो इनका पहला पॉइंट हुआ। इनका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, कुलाम्स लॉ जो सेकंड पॉइंट स्टेट करते हैं वो बोलते हैं देखो जो इन दोनों के बीच की दूरी है ना, उसके इन्वर्सली, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है फोर्स एक्ट करता है। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो भैया हमारे पास बिटवीन द चार्जेस, तो दैट इज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बच्चों ने कहा सही बात सर। ये तो दो पॉइंट हुए। दो पॉइंट ही किसके बारे में बताते हैं आपके पास, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड के अलावा आपके पास इन्होंने उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। तो अगर ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास। तो इन्होंने अपने थर्ड पॉइंट के अंदर स्टेट किया कि भैया जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ऑलवेज अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। मतलब कि आपके पास ये इस पर फोर्स लगा सकता है तो इस पर ये फोर्स ऐसे करके भी लगा सकता है, मतलब कि ये इसको इधर की तरफ भी धकेल सकता है, इधर की तरफ भी धकेल सकता है और इधर की तरफ भी धकेल सकता है। अब हो सकता है कि ये इसको अपनी तरफ भी खींच सकता है। तो अपनी तरफ तो ये नहीं खींचेगा क्योंकि इन्होंने जो अपना फोर्थ पॉइंट बताया है उस पॉइंट के अंदर यही बताया कि जो लाइक है, ठीक है, अपन लिख देते हैं बेटा उसको कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा आपके पास, लाइक चार्जेस करते हैं बेटा रिपेल, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस बेटा हमारे पास क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट।
ठीक है। तो अब ये तो लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ठीक है, तो आपके पास ये वाला सिचुएशन तो यहाँ पर अराइज नहीं होता है। अब बची बात ये है कि ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ना इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, मतलब कि जो लाइन आपके पास इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उसके अलोंग होगी। तो ये वाला केस और ये वाला केस भी गया। तो ये आपके पास थर्ड और फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो आपके पास लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अवे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अगर यहीं पर आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता बेटा तो प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता, ठीक है, और जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती वो इनके लाइन ज्वाइनिंग, जो इन दोनों के चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग होती है। आपने बोला सही बात सर, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, आपके पास बेटा पहला और दूसरा पॉइंट जो है ना, जो हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले पॉइंट को रफ कर देता हूँ, तो आप सभी बच्चों ने बेटा नोट कर लिया होगा। तो पहले और दूसरे पॉइंट को अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास आता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप एक्सपेरिमेंटली कुलाम्स ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो बेटा जो कांस्टेंट है उसको आप हमेशा स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल के से नहीं करेगा, इसका ध्यान रखना है। तो हमारे पास आ गया बेटा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस स्मॉल के की वैल्यू कितनी है, तो बेटा हमारे पास इस स्मॉल के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड न्यूमेरिकली इट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो हमारे पास एप्सिलॉन जो आप लिख रहे हो बेटा एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट आपके पास इन दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मीडियम एयर भी हो सकता है, मतलब फ्री स्पेस हो सकता है। तो फ्री स्पेस के लिए हम बेसिकली एप्सिलॉन नॉट बोले हैं। मीडियम को आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं आपके पास बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बीच में जो आपके पास फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी, उसके बारे में बताने वाला एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिंपली आप एप्सिलॉन लिख देते, ठीक है, तो एप्सिलॉन लिखते हो तो बेटा एप्सिलॉन क्या हो जाता है आपके पास, इट विल रीड एज अ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और बताएगा क्या कि आपके पास सिर्फ इतना बताएगा कि जो बीच का मीडियम है इन चार्जेस की वजह से कितना टाइम या किस तरीके से आपका मीडियम पोलराइज्ड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसके स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन के बारे में बताता है। क्लियर? यस सर। और इसकी स्पेसिफिकली वैल्यू भी कैलकुलेट की गई है। इसकी वैल्यू होती है बेटा हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रख सकते हो, इनकी आवश्यकता आपके पास पड़ती रहेगी। और अगर मैं आपके पास एप्सिलॉन्स को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास एप्सिलॉन आर मतलब कि के, अब देखो ये कैपिटल के से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि आप जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इसको स्मॉल के से यूजुअली दिखा देते हैं, है ना, बुक्स के अंदर यूजुअली स्मॉल के से आप लिख कुछ भी सकते हो, ABCDFG जो भी आपके पास हो, सिर्फ एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पर आप अगर रिप्रेजेंट करते हो के से तो बेटा स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आपने याद रखना है। तो कैपिटल के से क्योंकि हम आपके पास इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब तो आपको पता ही है, परमिटिविटी, ठीक है बेटा। तो परमिटिविटी तो आपको मीडियम के बारे में बताती है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हुआ कि मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक की परमिटिविटी फ्री स्पेस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्टिवली कितनी है वो आपका रिप्रेजेंट करता है आपका कैपिटल के। क्लियर हो गई बात बेटा? तो आप फटाफट इस बच्चे इसको नोट कर लेंगे। तो हमारे पास आया बेटा F इज इक्वल्स टू के की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो दैट कम्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इसका फाइनल रिलेशन है। ये किसके लिए है, फोर्स फॉर फ्री स्पेस, है ना, फोर्स फॉर फ्री स्पेस। और अगर यहीं पर आप मीडियम के लिए लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए हो गए बेटा आपके पास, दैट इज फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है। और इससे रिलेटेड कुछ कुलाम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है। तो मैं अगले हेडिंग लगाता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कुलाम्स लॉ, ठीक है। तो आप भी बेटा साथ के साथ लिखते हुए चलिए, ठीक है भाई, जल्दी बेटा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ
कुलाम्स लॉ। कुछ बच्चे बोल रहे हो कि सर काफ़ी तेज चल रहे हो आप। अरे तो भाई इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है अपने को, ठीक है। तो आप भी स्पीड बनाए रखिए भी, है ना। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को अपना क्लैरिफाई कर सकते हो, पूछ सकते हो। आपको वहाँ पर 101% आपका आंसर किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या क्या है कुलाम्स लॉ से। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुलाम्स लॉ है ना, वो सिर्फ एप्लीकेबल है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। क्या है आपके पास, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर या वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस के लिए ही आपके पास सिर्फ ये वैलिड है, उसके अलावा ये आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो बॉडीज होती है उसके लिए एज अ होल नहीं करेगा। अगर आप उसका एक एलिमेंट्री पार्ट ले लोगे तो एक पॉइंट चार्ज उस बॉडी को बना लोगे तो उसके लिए भी एप्लीकेबल करेगा। कहने का मतलब ये कि मोटा मोटी बात कि आपके पास सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ कि भैया आपके पास जो फोर्स है, ठीक है, जो कुलाम्स फोर्स है, जो बेटा हमारे पास कुलाम्स फोर्स है, इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। वो कैसी फोर्स है आपके पास, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, आप अपने फॉर्मूले के अंदर देख रहे हो कि जो फोर्स में जो आर है, तो ये आर डायरेक्ट डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच के, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट और सिर्फ फाइनल पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है ये उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का हो सकता है ये भी कोई मीन रहा हो और हो सकता है ये भी कोई मीन रहा हो। तो कंजर्वेटिव मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंडेंट करता है आपके पास। तुमने कहा सही बात सर, ठीक है। उसको रफ करते और आगे बढ़ते हैं। कुलाम्स लॉ का जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको याद रखना है वो ये है कि ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन जी के साहब का जो थर्ड लॉ है उसको ये क्या करते हैं, ओबे करते हैं। कैसे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस इस पर अपनी तरफ को फोर्स लगाएगा तो उतना ही म्यूचुअल फोर्स आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी इस पर अपनी तरफ अपनी साइड को फोर्स लगाएगा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने कहा सही बात सर। और फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक पॉइंट पर, है ना, अगर एक पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करेगी तो फिर आपको उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट के लिए आपको ट्रायंगल्स लॉ मतलब कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपके पास हम क्या लिख देंगे, ये फॉलो करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चलता है वो दो चीज़ें हमें बताता है। एक तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी निकालना सिखाता है बेटा, और दूसरा क्या बोलता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर एफ फोर्स लगा रहा है और आप इन दोनों के बीच में कोई बेटा कोई दूसरा चार्ज लाकर रखते हो, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्या बोला मैंने, कि जो ये वाला चार्ज है, ये प्लस चार्ज, इस नेगेटिव पर अपनी तरफ को कितना फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, और अब आप इनके बीच में कोई दूसरा क्यू नॉट चार्ज लाकर रखते हो तो ये जो फोर्स था जिसका मैग्नीट्यूड एफ फोर्स था, तो इसके आने से इस मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने से या जाने से। मतलब कि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बाय इंडिविजुअल चार्ज है इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर चार्ज इन बिटवीन, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज इन बिटवीन। तो अगर कोई दूसरा चार्ज बीच में आता है तो उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बेटा बात। तो हमारे पास मोटा मोटे 4 पॉइंट आपको चारों याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो नोट कर लिया होगा बेटा, नोट नहीं किया तो बेटा पॉज करके, है ना, वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट कर लीजिए। अब हेडिंग लगाइए सभी बच्चे, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपको कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखने के लिए पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए बेटा आप हेडिंग लगा लीजिए कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो भैया वेक्टर फॉर्म के लिए अपन एक स्पेस ले लिए एक्स वाई प्लेन, ठीक है भाई। तो एक्स वाई प्लेन में कहीं एक चार्ज आपके पास ये है और एक चार्ज कहीं आपके पास ये है। लेट दैट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड भी Q1 और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अपन Q2। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो ये चार्जेस है इनकी पोजीशन सबसे पहले बतानी होगी, और पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस फ्रॉम द ओरिजिन।
तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की जो दूरी होती है उसको अपन बेटा क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। तो इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक ये रही होगी, तो लेट इट बी r1, और इसकी पोजीशन बेटा आपके पास ये रही, तो लेट इट बी r2। ठीक है, तो डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, तो वेक्टर आप इसके ऊपर लगाते हुए चलिए। क्लियर। अब इसका मैग्नेट यहाँ पर जो हमारे पास ये चार्ज है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे होंगे, वो आपको क्वेश्चन में जब भी आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, ऐसे Q2 का भी कोऑर्डिनेट कोई रहा होगा। अब आपको ये पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ कि फोर्स ऑन 2 बाय दी 1, तो हम आपके पास सेकंड वाले पर कितनी फोर्स लगी पहले वाले की वजह से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, F2 1 वेक्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो हमारे पास इसने इस पर कितना फोर्स लगाया है। ठीक है, तो आप सब बच्चों को पता है कि जब भी हमें कभी फोर्स लिखना हो तो फोर्स के लिए क्या लिखते हैं बेटा अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 अपॉन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस वाले डिस्टेंस को अपन कितना ले ले बेटा, आपके पास इसको ले लेते हैं R2 वेक्टर, या इसको हम ले लेते हैं सिंपल R वेक्टर। ठीक है, तो इसको हमने कितना लिया आपके पास R वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि अपन वेक्टर लिखते कैसे हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ, तो आप सब बच्चे सुन लोगे। देखो बेटा, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर देता है आपको मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके पास किसी भी वेक्टर को लिखना हो तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिए, अब सिमिलरली उसका डायरेक्शन फाइंड करना होगा। तो हमारे पास डायरेक्शन को कौन बताता है बेटा, आपके पास यूनिट वेक्टर बताता है। ठीक है, तो अगर हम किसी का भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर जैसे कि मैंने लिखा ए कैप, कैप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको उसका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं फोर्स का क्या निकाल चुका हूँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल चुका हूँ, अब मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन को मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आपके पास डायरेक्शन जो है ये देगा, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना R वेक्टर, तो ये आपको इसका डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, तो हम इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं R कैप। अगर आपको R कैप लिखना है तो मैंने क्या बताया, किसी भी यूनिट वेक्टर को उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो R कैप कितना हो जाएगा, R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास इस फोर्स की डायरेक्शन आ गई बेटा, दो बात समझ में आई। अब मुझे लिखना इसका वेक्टर फॉर्म है, तो मैं लिखूंगा F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, उसकी डायरेक्शन से। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हुआ। आप इसमें अब इन दोनों की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, फोर्स को रख दीजिए, R कैप को रख दीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर इंटू R कैप कितना है बेटा, R वेक्टर इंटू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इतना रिप्रेजेंटेशन आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स कहलाया जाता है। आप इसमें अगर फर्दर R वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो बाय ट्रायंगल्स वेक्टर एडिशन। ठीक है, बाय ट्रायंगल्स लॉ हम उसको बोल देंगे। तो अगर हम ट्रायंगल्स लॉ के हिसाब से चले तो आप ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है, वेक्टर दोज हु आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू द वेक्टर दैट इज बीइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि ये देखो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन इस वेक्टर के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो बेटा R वेक्टर कितना हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसको इधर ले गए, माइनस कर लिए। आप क्या कर सकते हो, अपनी यहाँ पर R वेक्टर के अंदर इन सभी की वैल्यू रख सकते हो, तो आप फोर्स को इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये गलत नहीं है, पर इसमें हम आगे फर्दर R वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर निकाल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर। तो R वेक्टर हम लिख दिए कितना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो नीचे क्यूब बन रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है आपके पास बेटा, क्यूब बन रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, R मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का क्यूब यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो दैट इज R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर का क्यूब। ठीक है,
एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर होगी बेटा आप सभी को बात, ठीक है, इसको नोट करेंगे। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो इसमें आपको जो मोटा मोटी बात ध्यान रखनी है ना बेटा, वो डायरेक्शन निकालना आपसे अच्छे से आना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो आप निकालना सीख ही चुके हो, ठीक है। और ये जो मोड होता है ना, ये किसी भी वैल्यू का है ना, किसी भी मोड जब हम लगा देते हैं तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तुमने कहा सही बात सर, ठीक। तो ये हमने चीज़ें सीखी, कुलाम्स लॉ भी सीख दिया। अब इस पर किस किस प्रकार का आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो अपन आपको एनसीईआरटी से लेके, नीट से लेके, ट्रिपल से लेके, जेई तक के लेके लेक्चर के अंदर आपका कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा, है ना, और मैं इधर रीड करता रहूँगा और आप समझते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? टू स्फेरिकल conductor A, B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with the force F when kept apart at some distance, full stop. A third spherical conductor having the same radius as that of B but uncharged brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed from both, the new force of repulsion between B and C is। आपसे क्या बोला गया है कि आपके पास दो स्फेरिकल आइडेंटिकल कंडक्टर्स है भाई, ठीक है, दो स्फेरिकल आइडेंटिकल कंडक्टर है। चलो देखो भाई, अब तो हमारे पास एक स्फेयर और एक और आपके पास स्फेयर, ठीक है, आइडेंटिकल है। तुमने कहा सही बात सर, मतलब इसका रेडियस r, तो इसका रेडियस भी कितना बेटा? आपके पास r, और किसी सर्टेन दूरी पर रखे गए, इसको b नाम दिया गया, इसको c नाम दिया गया, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बी r। ये एक दूसरे पर क्या है? अब ये दोनों पे इक्वल चार्ज है, तो इस पर हम कितना चार्ज मान लेते हैं? क्यों? इस पर भी कितना चार्ज मान लेते हैं? क्यों? ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो कुलाम्स क्या बताए थे कि रिपेल करेंगे। तो ये अब एक दूसरे पर क्या लगा रहे होगे बेटा? फोर्स लगा रहे होगे। तो हमारे पास वो फोर्स कितनी गिवन है? F, और उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी r², ठीक है। आगे बोलते हैं कि अगर अब मैं कोई तीसरा कंडक्टर, ठीक है ना, कोई तीसरा कंडक्टर, अगर उसको मैं इसके साथ कांटेक्ट में लाता हूँ, तीसरे कंडक्टर का नाम कुछ दिया बेटा आपको? हाँ, A, ठीक है, और वो भी इसके जैसा ही आइडेंटिकल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि उस A को B के साथ टच में लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपके पास B, ठीक है, जिस पे चार्ज कितना बेटा? Q। अब आप एक आइडेंटिकल A, ठीक है ना, आप क्या किए हो? एक आइडेंटिकल ए स्फेयर, आइडेंटिकल मतलब अगर इसका रेडियस r, तो इसका रेडियस भी कितना बेटा हमारे पास? r। इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आए। तो जब कांटेक्ट में लेके आते हैं तो कंडक्शन में लेक्चर 1 के अंदर बेटा आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी हम दे देंगे, तो वो वहाँ से उसको एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या हुआ कि ये इसके साथ कांटेक्ट में आया, तो अब क्या होगा? क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों में चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। तो अब इस पर कितना चार्ज हो गया बेटा हमारे पास? Q/2, और इस पर भी कितना आ गया आपके पास? Q/2। क्लियर? आगे आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर? आगे क्वेश्चन आपका रीड करता है, एंड देन बॉट इन कॉन्टेक्ट विद C, ठीक है। अब आप A को C के कॉन्टेक्ट में लेके जा रहे हो इसके बाद, ठीक है। अब आपने यहाँ B के साथ कॉन्टेक्ट में ले ही लिया है, अब आपने C के साथ अब आप इसको कांटेक्ट में लेकर आए, ठीक है। ये लो भाई, आइडेंटिकल है, रेडियस r, ठीक है, रेडियस r, थोड़ा सा ऊपर नीचे डायग्राम बन रहा होगा तो आप समझ रहे होगे मेरी बात। आइडेंटिकल है। अब इस पर ऑलरेडी कितना चार्ज है? Q। अब इस पर कितना था बेटा आपके पास? Q/2। तो दोनों में अब क्या होगा कि आपको मैंने क्या बोला कि अगर आइडेंटिकल होता है तो कंडक्शन में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आइडेंटिकल ना हो तो उसके लिए मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 समझाया हुआ है आपको, ठीक है बेटा। तो आपके पास टोटल चार्ज कितना हो गया? Q + Q/2, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? 3Q/2। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? आप इसका हाफ कर दोगे तो बेटा हमारे पास चार्ज आ जाएगा 3Q/4। मतलब कि अब आपके पास इस पर भी कितना चार्ज आ गया? 3Q/4, और इस पर भी कितना चार्ज आ गया आपके पास? 3Q/4। मतलब अब आपने A को सेपरेट कर लिया है। आपसे बोला गया है कि अब B और C पर जो चार्जेस आए हैं उसकी वजह से जो नई फोर्स होगी वो कितनी होगी? तो मेरे पास B पर कितना चार्ज बचा बेटा? Q/2 कंडक्शन के बाद, ठीक है। ऐसे ही आपके पास C पर कितना चार्ज बचा कंडक्शन के बाद? 3Q/4। अब डिस्टेंस इनके बीच की चेंज नहीं की गई है, ठीक है। तो वो रेडियस आप जो सेपरेशन है वो r ही है। ये एक दूसरे पे अभी फोर्स लगा रहे होगे तो हमें नहीं पता कितना फोर्स लगा रहे होगे, और उसी नए फोर्स को पूछा गया है। और आपसे ऑप्शन भी दिए गए बेटा उसके। तो ऑप्शन क्या दिए गए आपको? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है कि F/4 हो सकता है,
3f/4 हो सकता है, f/8 हो सकता है और 3f/8 भी हो सकता है। तो आइए बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f डैश कुलाम्स लॉ के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस q/2 इंटू 3q/4 एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब कि r का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमारे पास f डैश कितना आ रहा है 3/8 है ना, 4 2 8, तो ये कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/r²। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/r² f के इक्वल है। तो हमारे पास जो नया फोर्स आया है दैट इज 3/8 ऑफ f। क्लियर भाई? तो ये क्वेश्चन आपके पास बेटा कहाँ पूछा गया है? यह आपसे AIEEE में, ठीक है, और आपका AIEEE में और बेटा आपका ये PMT 2008, ठीक है, PMT 2008 में भी पूछा गया है। और इससे पहले आपके पास AIEEE में पूछा गया था किस ईयर में बेटा 2004 में, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया आपसे, ठीक। तो आप सभी बच्चे बेटा इसको कर लेंगे कॉपी फटाफट। तो बच्चों आज बेटा आप बेसिक कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इस पर एक क्वेश्चन आपने आज बेटा देख लिया कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर बेटा इस पर बेस्ड नीट के अंदर AIEEE के अंदर कैसे कैसे और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए बेटा सभी बच्चे रिवीजन जो कि मस्ट है करते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए बेटा सभी बच्चों को बाय बाय।